हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से लुईस 16 ने फर्दर टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ कि कॉफ़ी के सैलून्स और कॉफ़ी हाउस जो वहाँ हुआ करते थे, यानी सैलान की गोष्ठियों में लोग बैठते थे और बैठ करके उसकी चर्चा न्यूज़पेपर के माध्यम से करते थे। और ये चर्चा आंधी की तरह फैल गई और लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा व्याप्त हो गया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई। तो हम लोगों ने ये देखा है स्टूडेंट कि लुईस 16 जो है उसने हैड टू इंक्रीज टैक्स फॉर रीजन्स। कई कारणों के चलते वो टैक्स को बढ़ाया था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि टैक्स बढ़ाने से क्या क्या असर हुआ वहाँ पर। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि द फ्रांस ऑफ ऑल्डिज्म द मोनार्की डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज और ऑन विल। यानी फ्रांस में जो पुराना राजतंत्र था, यानी लुईस 16 के बाप दादा जो थे पीछे, वो उन लोग क्या करता था, अपने इच्छा के अनुसार टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था। उसको करना क्या पड़ता था स्टूडेंट, उसको स्टेट्स जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ता था और तब वो टैक्स को बढ़ा सकता था। तो सबसे पहले उस जमाने में टैक्स बढ़ा था कब, तो आपका 1614 में पहली बार टैक्स बढ़ाया गया था। यानी उनके बाप दादा जो रहे होंगे वो बढ़ाए होंगे। लेकिन लुईस 16 जब आया तो 1789 में, याद रखिए 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उस समय उसका कारण यही था क्रांति का कि टैक्स बढ़ाना। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे वीडियो में कि क्रांति की शुरुआत यही होती है कि बता रहा है कि इसमें पहले मोनार्क ओल्ड रीजन में अपने से टैक्स नहीं बढ़ाते थे वो लोग। उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए वो लोग मोनार्क हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। पहले स्टेट्स जनरल को बुलाया करते थे, स्टेट्स जनरल से मीटिंग होता था, मीटिंग के माध्यम से पास किया जाता था। तो स्टेट जनरल में कौन कौन लोग थे स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट्स थे। फर्स्ट में क्लार्की, सेकंड में आपका एरिस्टोक्रेट और थर्ड स्टेट्स में आपका मर्चेंट और एजुकेटेड मिडिल क्लास और पीजेंट्स, आर्टिशियंस, लैंडलेस लेबर्स वगैरह आया करते थे। ठीक है, तो इसका मीटिंग बुलाया गया। और स्टेट्स जनरल होता क्या है, तो स्टेट जनरल का आंसर आप देख सकते हैं। स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू व्हिच 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जब मीटिंग बुलाया जाता था तो सब स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आया करते थे उस मीटिंग में। लेकिन आने के बावजूद भी देखिए, however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। मीटिंग बुलाने के बावजूद भी मोनार्क खुद ही डिसाइड करता था कि उसको क्या करना है, यानी सारा डिसीजन उसी के हाथ में होता था। तो सबसे पहले अगर टैक्स बढ़ाया गया, हमने पहले बताया 1614 में, लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, 1614 में, यानी लुईस 16 के बाप दादा रहे होंगे, वो उन्होंने टैक्स को लास्ट टाइम मीटिंग बुलाया था। उसके बाद ये देखिए, ये तो एक टॉपिक है बुक का। दूसरा टॉपिक है 5 मई 1789, यानी 5 मई 1789 को क्या होता है, तो लुईस 16 मीटिंग बुलाता है स्टेट्स जनरल का। कहाँ पर, वर्सालिस में। जो वर्सालिस जो होता है वो एक बहुत बड़ा महल होता है वहाँ पर, रिस्प्लेंडेड हॉल उसको कहा गया है। और उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो अपने मेंबर को भेजते हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले, यानी क्लार्की और एरिस्टोक्रेट वाले। और वो लोग कैसे बैठते हैं, तो लिखा है इसमें कि दे वेर सीटेड इन रोज फेसिंग, आमने सामने ऐसे सीट पर बैठे होते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेट वाले जो होते हैं वो स्टैंड एट द बैक, पीछे उन लोगों को खड़ा किया जाता है। मतलब घोर बेइज्जती उन लोगों का तो पहले वहीं हो जाता है। और थर्ड स्टेट में कौन लोग गए होते हैं, तो जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे वो गए होते हैं मीटिंग में। गरीब आदमी को वहां भी पूछ नहीं था, तो वे लोग पीछे खड़े रहते हैं। और जो गए होते हैं वे बहुत ही प्रॉस्परस एजुकेटेड होते हैं, बहुत समृद्ध लोग और पढ़े लिखे लोग थे। और स्टूडेंट देखिए, आर्टिशियन, पीजेंट्स, वुमेन्स वेयर डिनाइड एंट्री, इन लोगों को वहां पर जाना मना था। आर्टिशियन, पीजेंट्स, वुमेन, ये सब जो लोग थे। लेकिन इन लोगों की समस्याओं को उनकी समस्याओं को, डिमांड को, ग्रीवियंसेस और डिमांड को ये लोग 4000 चिट्ठी में लिख करके ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिए थे कि जाकर हमारी समस्या भी आप जनरल मीटिंग में रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन होता क्या है कि वहां पर ये रखने के लिए कहा गया। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक उसमें आता है वोटिंग इन पास्ट। पिछले यानी लुईस 16 के पहले पीछे बाप दादा के समय में स्टेट्स जनरल का सिस्टम था कि एक स्टेट्स वाले जो होते थे, ईच स्टेट्स हैड 1 वोट, एक वोट होता था। ठीक है,
बाप दादा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू टू द सेम प्रैक्टिस। तो लुई 16 बोला कि भैया बाप दादा जो किए वही हम भी करेंगे। तो यही काम को फिर से करना चाहा कि हर स्टेट वाले एक वोट देंगे। लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर जो गए थे 600, जो पीछे खड़े थे, घोर बेइज्जती जिनका किया था पहले ही, वो लोग क्या हुआ था, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि वोटिंग नाउ बी कंडक्ट बाय द असेंबली एज होल। बोला कि पूरा असेंबली में जितने प्रतिनिधि हैं सबका वोट होगा। और जाहिर सी बात है वोट होता तो 600 मेंबर इसके हैं तो वही जीत जाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ। तो परिणाम रिजल्ट का निकला, राजा ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को और थर्ड स्टेट वॉक आउट द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। अब ये थर्ड स्टेट का जो ये लोग जो रखे थे थर्ड स्टेट वाले, कि उनका डिमांड था कि नहीं आप सबका वोट कराइए। राजा ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और ये सब पूरा वो मीटिंग छोड़कर वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने के बाद वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे, माने धरना प्रदर्शन जो भी है देने लगे। ठीक है, अब देखिए 20 जून 1789 को क्या हुआ। जून जुलाई, आपको याद है 14 जुलाई 1789 को क्रांति हुई थी। अभी 20 जून की बात है, तो 20 जून और उसके बाद जून के बाद जुलाई आएगा। तो 20 जून 1789 को क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट वाले जो प्रतिनिधि थे वो लोग कहाँ इकट्ठा हुए, तो वर्सालीज के इंडोर स्टेट टेनिस कोर्ट में ये लोग सब इकट्ठा हो गए वहां पर। और वहां इकट्ठा होकर अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया और नेशनल असेंबली बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, नेशनल असेंबली याद रखिए, यहाँ नेशनल असेंबली वो लोग बना लिए। बनाने के बाद अब नेशनल असेंबली शासन करेगा, उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाए। हाँ स्टूडेंट, देखते हैं नेशनल असेंबली जब वर्सालीज के टेनिस ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, वहां पर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो लिखता है यहाँ पर देखिए, नेशनल असेंबली swore not to disperse till they had drafted a constitution for the France that would limit the power of the monarch। नेशनल असेंबली में जितने लोग रहते हैं वहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो भी नेशनल असेंबली का, वो सब कसम खाते हैं कि हम लोग तब तक डिस्पर्स नहीं हो जाएंगे, अलग नहीं होंगे, जब तक कि मोनार्क के पावर को लिमिट नहीं कर दिया जाए, यानी संविधान के अंदर उसको न ला दिया जाए। जिसका अनलिमिट पावर है उसको लिमिट करने का, यानी सीमित करने की बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड स्टेट इसका लीड किया था, यानी थर्ड स्टेट वाले ही नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि मोनार्क लुई 16 के बाद नेशनल असेंबली आता है। तो नेशनल असेंबली में दो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है, एक अब्बे सियास और मिराबू। अब्बे सियास और मिराबू दो इसमें बहुत जागरूक करने का काम करते हैं। अब्बे सियास नोबेल फैमिली से आता है, यानी फर्स्ट स्टेट से, और मिराबू नोबेल फैमिली से आता है, जो कि ये भी फर्स्ट स्टेट से ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी फर्स्ट स्टेट से ही है। ठीक है, ये अब्बे सियास जो होता है वो एक तरह का फादर ही होता है वहां पर, क्लार्की जिसको बोलते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest France seated with turmoil। जब नेशनल असेंबली वर्सालीज में संविधान का निर्माण कर रहा था, तो उस समय फ्रांस के पूरे मतलब फ्रांस में टर्मोइल की स्थिति थी, माने पूरा आंदोलन हो रहा था पूरे फ्रांस में, रेस्ट ऑफ द फ्रांस में। एक पॉइंट याद रखना है, क्यों हो रहा था, तो इसलिए हो रहा था कि इसको अगर हिस्ट्री को कनेक्ट करें हम लोग पीछे हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि भाई टैक्स बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी थी लुई 16 को, तो खजाना खाली था, फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए थे, सब्सटेंस क्राइसिस हो गया था, जीवन निर्वाह का हालत खराब हो गया था वहां की जनता का। तो इसलिए क्रांति चारों तरफ हो रही थी। अब देखिए रिकॉल करते हैं, ऑन 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। अब थोड़ा रिकॉल करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, पिछले फर्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ाते हैं कि 14 जुलाई 1789 को राजा ने ऑर्डर दिया था फायर करने का, किस पर, जनता पर। जनता पर, तो जनता जो गुस्साई हुई जनता थी उसने पूरे बैस्टिल किला जो कि डिस्पोटिक पावर का वो सिंबल था उसको स्टॉर्म कर देती है, निस्तेनाबूद कर देती है, ध्वस्त कर देती है, तोड़ देती है। उसके बाद वो जनता क्या करती है, सारे जनता जो होते हैं फूड ग्रेन्स को हॉर्डेड जो एक जगह इकट्ठा किए हुए रहते थे गोदाम बनाकर उसको लूट लेती है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जो वहां के जो होते थे लोकल जमींदार वगैरह, उस सारा डॉक्यूमेंट्स को मोनरियल ड्यूज जो कि जमींदारी शुल्क से बाकी होता था किसानों का, उसको भी जला देती है। लार्ज नंबर ऑफ नोबेल फ्लीट फ्रॉम देयर होम्स, यानी कंट्री साइड में जो नोबेल्स होते हैं वो भागकर दूसरे देशों में आश्रय लेते हैं, नेबर कंट्रीज में। ये इसका क्या पढ़ रहे थे, रिकॉल करा रहे हैं कि क्या हुआ था। ये जो क्रांति हुई थी, जब धावा बोले थे, एजिटेटेड जो क्राउड थी उन लोगों ने ये किया था। आउटकम आफ्टर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली आने के बाद क्या परिणाम हुआ बताइए। तो
तो ऑन द नाइट 14 अगस्त, याद रखिएगा 14 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली पास द डिक्री, एक अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश सरकारी आदेश होता है, और ये आदेश से एबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, यानी जागीरदारी शुल्क थी वो सारा समाप्त कर देता है। और ये लोग नेशनल असेंबली वाले क्या करते हैं, कलार्की के जितने भी प्रिविलेजेस थे उसको वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको गिव अप कर लेते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। मतलब कि उसको गिव अप करना मतलब उसके सारे अधिकारों को छुड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं वहां पर। चर्च प्रॉपर्टी, जो भी चर्चों के अधीन लैंड वगैरह था वो सारा कॉन्फिस्टिकेटेड, मतलब जब्त कर लिया जाता है। स्टूडेंट ये इस सेक्शन टॉपिक में हम लोगों ने यही पढ़ना है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आ जाता है। थैंक यू।